Assalamualaikum. Today we will discuss about the sliding filament model of the muscles contraction. Now, what is a sliding filament model? Actually, the scientists Hogsmeade and their colleagues suggested a hypothesis in 1954 that explain all the events take place during the process of the muscle contraction, and they called all the event of the series as a sliding filament model of the muscles contraction. इससे पहले कि हम इसके हाइपोथेसिस का या जो इन्होंने एक मॉडल प्रेजेंट किया था उसको डिस्कस करें, उससे पहले हम थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर जो है उसको साथ साथ देखते हैं। प्रीवियस लेक्चर के अकॉर्डिंग क्या बात थी, वो ये था कि मसल फाइबर्स जो हैं वो कंट्रैक्ट करते हैं। उनके कंट्रैक्ट होने से मसल फाइबर की कंट्रैक्शन किस तरह होगी कि थिक एंड थिन फिलामेंट्स जो हैं वो आपस में उनकी शिफ्टिंग होगी। आई बैंड जो कि हमारे थिन फिलामेंट्स में मौजूद था, उसका साइज़ जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। जी लाइंस जो हैं जो कि थिक फिलामेंट्स को इंटरकनेक्ट किए हुए थी वो एक दूसरे के जो हैं वो पास आ जाएंगे। ये जो अब साइंटिस्ट थे हॉग्समेade और उसके कोलीग्स जो थे हॉग्समेade और उसके कोलीग्स जिन्होंने ये हाइपोथेसिस दिया था स्लाइडिंग फिलामेंट मैकेनिज्म का, इनका कहना क्या था? इनके मुताबिक थिन फिलामेंट्स जो हैं वो थिक फिलामेंट यानी मायसिन के ऊपर जो हैं वो स्लाइड करते हैं, यानी इस तरह के एक्टिन जो है वो मायसिन फिलामेंट के ऊपर ओवरलैप कर जाता है विद अ लार्जर डिग्री। इस तरह क्या होता है कि जी लाइन जो है वो एक दूसरे के करीब आ जाती है, यानी थिन फिलामेंट स्लाइड ओवर द थिक फिलामेंट। एज अ रिजल्ट द जी लाइन्स कम क्लोज टू ईच अदर। अगेन आई बैंड बिकम शॉर्टन इन साइज and the edge zone that is present between the thin lines disappears. In this way, the process of the contraction, the cross bridges of the thick filaments become attached and binding sides of the thin actin filaments. यानी फिर इस तरह जब वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड ओवर करते हैं तो क्या होता है कि थिक फिलामेंट्स जो हैं वो एक्टिन फिलामेंट्स को अपने साथ जो है वो क्रॉस ब्रिज बनाने की जगह जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं। Now this cross bridges then contract to pull the actin filaments towards the center of the sarcomeres. ये जो क्रॉस ब्रिज बन रहा है किस किस के दरमियान? एक्टिन और मायोसिन के दरमियान। ये क्या करता है? ये एक्टिन फिलामेंट्स को जो है वो सार्कोमेयर के सेंटर की तरफ जो है वो पुल करता है। ये देखिए, ये जो हमारी मूवमेंट है ये एक्चुअली क्या है? दिस इज़ अवर मायोसिन, ये एक्टिन है। एक्टिन में जो है वो हमारे पास क्या था? एक्टिन के 3 कंपोनेंट एक्टिन फिलामेंट्स के मैंने बताए थे। एक ट्रोपोमायोसिन था, एक ट्रोपियोनिन था और एक कैल्शियम बाइंडिंग साइट्स थी। अब क्या होना था कि 2 ट्रोपोमायोसिन जो है वो 2 एक्टिन फिलामेंट्स जो हैं वो ट्रोपोमायोसिन के ऊपर जो हैं वो ट्विस्ट किए हुए होते हैं। ये ट्विस्ट किए हुए हैं दोनों। ये जो ब्राउन वाले हैं ये हमारे पास ट्रोपोमायोसिन है, ये ट्रोपियोनिन है। अब क्या हो रहा है कि ये मायोसिन आता है, मायोसिन आके मायोसिन के पास 2 बाइंडिंग साइट्स होती हैं, एक एक्टिन बाइंडिंग साइट होती है, एक जो है वो मायोसिन बाइंडिंग ट्रोपियोनिन बाइंडिंग साइट होती है। अब ये मायोसिन मूव कर रहा है, एक्टिन फिलामेंट्स जो है वो अपनी जगह पे मौजूद है। मायोसिन आता है, आके इस एक्टिन फिलामेंट्स के साथ जो है वो अपना पॉइंट ऑफ अटैचमेंट बनाता जा रहा है और खुद को जो है वो एक्टिन के ऊपर स्लाइड करता जा रहा है। Next is how the bridges is controlled. एक्चुअली जब मसल्स रेस्ट कंडीशन में होते हैं तो ट्रोपियोमायोसिन जो है वो डिस्पोज्ड हो जाता है, यानी ट्रोपोमायोसिन जो है जब मसल्स रेस्ट कंडीशन में होंगे, पिछली स्लाइड को मैं आपको दिखाती हूँ। अगर मसल्स रेस्ट कंडीशन में हैं तो ये ट्रोपोमायोसिन जो कि
ट्रोपोमाइसिन जो है वो इस को जो है माइसिन फिलामेंट यानी थिक फिलामेंट के हेड को जो है वो इस तरह मूव नहीं करने देगा, बल्कि ये इसको जो है वो स्टॉप कर देगा। ट्रोपोमाइसिन कवर्स द साइड्स ऑफ एक्टिव चेन ड्यूरिंग द रेस्टिंग कंडीशन। तो ट्रोपोमाइसिन का सबसे पहला काम क्या होगा, वो जगह जहाँ पे आके माइसिन हेड अटैच होना है, ट्रोपोमाइसिन उसको जो है वो कवर कर देगा। वेयर दी हेड, अब जब वो कवर हो जाएगा तो क्या होगा, व्हेन दी मसल्स इज रिक्वायर्ड टू कंट्रैक्ट, मसल्स ने अगर कंट्रैक्ट करना है तो इनको कंट्रैक्शन के लिए जो है वो कैल्शियम आयंस चाहिए होंगे, और ट्रोपियोनिन जो है वो उस कैल्शियम आयंस के साथ साथ जो है वो मूव करेगी। Actually, this has the effect of displacing the tropomyosin and exposing the binding sites for the myosin head. Then displacing effect that takes place expose the binding site of the myosin and provide a space for the attachment of the actin. क्या होगा कि myosin जो है, tropomyosin जो है वो myosin के लिए जो है वो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट जो है वो प्रोवाइड कर देगी और खुद को जो है वो साइड पे कर देगी। अब मायोसिन ने जब एक्टिन के साथ जो है वो अटैच होना है तो उसके लिए उसको चाहिए होती है एनर्जी, और ये एनर्जी कहाँ से आती है, इस एटीपी के हाइड्रोलिसिस से। एटीपी जो है वो हाइड्रोलाइज्ड होगा, देन ब्रिजेज एक दूसरे के ऊपर जो है वो मूव करेंगे। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वो ये है कि जब डेथ हो जाती है तो मसल्स जो हैं वो स्टिफ हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं। उसकी वजह क्या है कि एटीपी जो है वो चाहिए होती है उस ब्रिज को ब्रेक डाउन होने के लिए, यानी एक्टिन और मायोसिन को अलग-अलग होने के लिए जो है वो एनर्जी चाहिए होती है। अब जब डेथ हो गई है तो इसका मतलब है कि ऑल दी मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है वो रुक चुके हैं। जब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ नहीं होंगी तो एटीपी नहीं बनेंगे, और जब ये एटीपी नहीं होगा तो एक्टिन मायोसिन दोनों जो है वो एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो सकेंगे। इस कंडीशन में जबकि ब्रिज को जो है एक्टिन मायोसिन के ब्रिज को हम नहीं ब्रेकअप कर सकते हैं, तो उसके नतीजे में बॉडी जो है वो स्टिफ हो जाती है, और इस कंडीशन को हम जो है वो लिगर्स मोटर का नाम देते हैं। ये देखिए इसमें क्या है, ये कैल्शियम आया, कैल्शियम ने आके एक्सपोज कर दिया किस जगह को, ये मायोसिन के अटैचमेंट के लिए, और इसके लिए इसको चाहिए थी एनर्जी। एटीपी हाइड्रोलाइज्ड, अगेन एटीपी कैल्शियम ने ये जगह एक्सपोज की, एटीपी हाइड्रोलाइज्ड होगा और मायोसिन जो है वो इस एक्टिन के साथ जो है वो एक्टिन के साथ ही देखें अपने अटैचमेंट जो है वो शो करेगा। एटीपी जैसे ही हाइड्रोलाइज होता है तो वो एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है। इस सारे प्रोसेस में जो है वो क्या होता है कि एक्शन पोटेंशियल जो है वो बेसिकली कैल्शियम बम्प को जो है वो इनहिबिट कर रहा होता है। कैल्शियम जो है वो ट्रोपियोनिन के साथ बाइंड करती है, बाइंड होने के नतीजे में वो जगह को एक्सपोज कर देती है, और जी लाइन जो है, ये ब्लैक वाली जी लाइन, ये जो है वो उसके करीब आ जाती है, मतलब शॉर्टन हो जाती है। नेक्स्ट, कंट्रोलिंग द एक्टिन एंड मायोसिन इंटरेक्शन बाय द कैल्शियम्स। मसल्स की कंट्रैक्शन जो है वो तभी इनिशिएट होती है जब नर्व जो है वो मैसेज को न्यूरोट्रांसमीटर जंक्शन के ज़रिए, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ज़रिए मैसेज जो है वो कन्वे करती है मसल्स को, कि अब मसल्स को जो है वो कंट्रैक्ट या रिलैक्स होना चाहिए। इनिशिएशन ऑफ कंट्रैक्शन इज ऑलवेज टेक्स प्लेस बाय द एक्शन पोटेंशियल ऑफ द मोटर न्यूरॉन्स। Sarcolemma of the muscle fibers penetrate into the hollow deep tube that is called a T-tubules that collectively known as T-system. Sarcolemma क्या था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी जो मसल्स के ऊपर होती है। वो पेनिट्रेट मतलब अंदर तक धंस जाती है ट्यूब्स के, और उन ट्यूब्स को जो है वो हम T-tubules का नाम देते हैं। लार्ज नंबर ऑफ द कलेक्टिव सेट्स मौजूद होता है जिसको हम T-system बोलते हैं। ये T-system जो है वो पूरे मायोफिब्रिल्स में जो है वो एज अ नेटवर्क जो है वो फैला हुआ होता है, इवन दो के जी लाइंस ए और आई जंक्शन जो है यहाँ तक जो है वो पेनिट्रेट कर जाता है। नाउ अब जब ये पेनिट्रेट कर गया तो नर्व इम्पल्स जो है वो मैसेज कैरी करेगी टी-ट्यूब्यूल्स के ज़रिए सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये कंटिन्यूस सिस्टम है
बिल्कुल उसी तरह जैसे कि हमारे सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, वो पूरा एक नेटवर्क जो है वो एक्सटेंड करता है, जो कि हमारे साइटोप्लाज्म में सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को आपस में जो है वो कनेक्टेड रखता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये इसके पास राइबोसोम्स नहीं होते हैं, जबकि हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है दिस इज़ द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम्स। फिर आगे फर्दर उसकी वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ आ जाता है। नाउ वी अगेन मूव टुवर्ड्स दिस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाउ the sarcoplasmic reticulum contains the calcium ions that is present in their cytosols. When this sarcoplasmic reticulum open the gates, then as a result calcium release, and this calcium is bind with the troponin site that expose the sides of the cross bridges, and then a cross bridge is formed between the myosin and the actin. This is a step number 1. The action potential is generated. As a result, depolarization and calcium is released. Now this calcium is released, which is attached to the resting of the myofibril sites, and hydrolysis of ATP takes place. Calcium exposes the myosin binding site and myosin attached to the actin. All or none response. All the fibers participate in the contraction, but during some cases degree of the contraction is depend upon the number of the fibers that participate in contraction. कुछ हालात में तो ऐसा होता है कि सारे के सारे फाइबर्स जो मसल फाइबर जो हैं वो contraction में इन्वॉल्व होते हैं, बट समटाइम्स सारे मसल्स जो हैं वो इन्वॉल्व नहीं होते हैं। All or none principle क्या है? A muscle fibers either contract completely or does not contract at all. When a motor unit is stimulated, all the muscle fibers are contracted at same time. टोटल फोर्स जो उस पर लग रही होती है मसल्स की कंट्रैक्शन में, वो मोटर यूनिट्स के नंबर ऑफ एक्टिवेशन से जो है वो पता चलता है। मसल्स की कंट्रैक्शन के लिए एनर्जी जो है वो कहाँ से आती है? बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो हमारे पास एटीपी है। सप्लाई ऑफ एटीपी जो है वो एरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज से जो है वो हमें मिलती है, विच कम्स फ्रॉम द ग्लाइकोजन इन द सेल्स। क्योंकि मसल्स में हमारे पास मायोग्लोबिन होता है और मायोग्लोबिन में ग्लाइकोजन जो है वो स्टोर होता है। यही ग्लाइकोजन जब ब्रेक डाउन होता है तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, एंड देन दिस ग्लूकोज गिव्स अस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी व्हेन दिस ग्लूकोज इज हाइड्रोलाइज्ड। अंडर सम exceptional cases, the creatine phosphate is also another source of energy. Sometimes when there is a oxygen deficiency or a very high metabolic rate, like during the process of exercise, then as a result anaerobic breakdown of the glucose takes place, and in some cases the creatine phosphate or lactic acid is produced. लेकिन ये दोनों कब प्रोड्यूस होंगी? एनाएरोबिक कंडीशन में। एनाएरोबिक कंडीशन क्या होती है? डेफिशिएंसी ऑफ द ऑक्सीजन। ये हमें जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, देन मसल कंट्रैक्शन होती है। कुछ मसल से रिलेटेड प्रॉब्लम हैं, जिनमें सबसे पहले है मसल फटीग। दिस इज़ अ फिजियोलॉजिकल मसल फटीग्स होते क्या हैं? दिस इज फिजियोलॉजिकल इनेबिलिटी ऑफ द मसल्स टू कंट्रैक्ट। दिस वन इज अकर बेसिकली ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एटीपी, when excess amount of lactic acid are present and ionic imbalances take place, then as a result muscle fatigue is occurred. Second one is the tetany. Tetany is a disease which is caused by the low calcium level in the blood. It increases the excitability of the neuron that result in loss of the sensations, muscle twitches, and the convulsion is the occur. Third one is a cramp. क्रैम्प क्या है? असल में ये इसको जो है वो टेटनिक कंट्रैक्शन बोलते हैं इंटायर मसल्स की। ये ज़्यादातर थाई और हिप मसल्स में जो है वो होता है। लो ब्लड शुगर लेवल हो जाए तो इसकी वजह से भी ये होता है। टेटनी जो है वो एक्चुअली टेटनस की टर्म से जो था वो इवॉल्व हुआ था, जो कि एक इन्फेक्शियस डिसीज़ है जो बैक्टीरियम की वजह से होती है। उस बैक्टीरियम का नाम है क्लोस्ट्रीडियम टेटनी। ये
पेनफुल स्पैज़ क्रिएट करता है स्केलेटल मसल्स में, जो कि एंड रिज़ल्ट उसका क्या होता है कि वो मसल्स में स्टिफनेस काज कर देता है। स्टिफनेस काज कर देता है यानी वो एक्टिन और मायोसिन मसल्स क्रॉस ब्रिज जो बन रहा होता है उसके ब्रेक डाउन के लिए जो एटीपी चाहिए उसको वो प्रोवाइड नहीं होने देता। एंड दिस इज़ अ लास्ट स्लाइड विच explain the whole cycle and phases regarding to the sliding filament model and the contraction and relaxation of the muscles. In first stage, myosin heads split over ATP and become trigger and energized. Then this myosin head bind with the actin and forming the cross bridge. ATP अब हाइड्रोलाइज हो चुका है और इसने ADP बना दिया। थर्ड स्टेप में जो है वो मायोसिन हेड जो है वो खुद को, ये देखिए मायोसिन हेड, ये मायोसिन है, ये उसका हेड है, ये खुद को रोटेट करता है और सार्कोमियर के साथ एक पावर स्ट्रोक खेलता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि गुड स्टिक के साथ हम बॉल को हिट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट जो है वो मायोसिन हेड अगेन बाइंड करता है ATP के बाइंड करता है एक्टिन के साथ, और इसको अब जब ये एक्टिन से अलहदा होता है तो इसको चाहिए होती है ATP, ताकि मायोसिन हेड फ़ौरन से ATP के साथ जो है वो अटैच हो जाए।